नमस्कार दोस्तों। आज मैं अभिमन्यु सिंह सेजियन। आज मैं आप लोगों के साथ इस महामारी में पैंडेमिक, जैसा कि पूरी दुनिया में पैंडेमिक है, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं 12th पास आउट, वो ग्रेजुएशन के लिए अपना जो कैरियर बनाना चाहते हैं टेक्निकल फील्ड में, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि वो कैसे अपनी डिफरेंट ब्रांचेस को, इंजीनियरिंग में किस डिसिप्लिन को चूज करें, कौन सी ब्रांच उनके लिए अच्छा कैरियर उनको दे पाएगी। और इस बात को लेके वो काफी भ्रमित भी रहते हैं, तो उनको इजिली कैसे वो अपना डिसीजन ले सके, उसके लिए आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ जो है वो सेज ग्रुप के एसआईआरटी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पेंद्र जैन सर हैं हमारे साथ। और साथ में हमारे एसआईआरटी कॉलेज के यांत्रिकी विभाग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष एचओडी डॉक्टर नितिन टिंगुरिया सर हैं हमारे साथ। और ये चर्चा हमारे उन छात्रों को जो अभी अभी 12वीं पास किए हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा उनको सपोर्ट करेगी, उनको डिसीजन लेने में कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच क्यों चूज करें और इस ब्रांच में कैसे हम कैरियर बनाएं, इंडिया में हमारा क्या स्कोप होगा। इन सब चीज़ों को लेके कुछ हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं, और तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र जैन सर से पूछना चाहूंगा कि सर, व्हाई स्टूडेंट चूज टू स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सर, ये क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा बनता रहता है, जी हमेशा सर। चलता रहता है कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग जी आखिर जी क्यों चूज करें। तो सर प्लीज। सर। जी सर। जी सर, ये इस क्वेश्चन अकेले स्टूडेंट के मन में नहीं रहता, उनके पेरेंट्स के मन में भी रहता है। जब भी बालक 12th पास करता है तो उसके सामने इंजीनियरिंग का ऑप्शन यदि आता है तो इंजीनियरिंग के लिए वो ब्रांच चूज करता है। तो मैं बताना चाहूँगा, इंजीनियरिंग में बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, लेकिन उसमें कुछ कोर ब्रांचेज होती हैं, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग पहली कोर ब्रांच है। विदाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई भी इंजीनियरिंग कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारी इंजीनियरिंग फील्ड साइंस को तो इक्विपमेंट पे, मशीन पे काम करने का मौका नहीं मिलता है। तो वो स्टूडेंट जिनका पैशन ही है कि कोई इक्विपमेंट पर काम करना, मशीन पर काम करना, कार के ऊपर काम करना, हेलीकॉप्टर में, एरोप्लेन में काम करना, तो उनके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जब बच्चा पास होकर निकलता है, मतलब जब वो क्लास में पढ़ता है, तब तो उसको बहुत अच्छा मजा आता है, क्योंकि उसके पास लेबोरेटरी में बहुत बड़े इक्विपमेंट होते हैं जिसमें वो एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद साथ साथ उसको कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। और जब वो पास आउट होकर निकलता है तो कैरियर ऑप्शन के रूप में उसके पास बहुत सारे वाइड ऑप्शंस बचे होते हैं, जैसे डिजाइनिंग का होता है, मैन्युफैक्चरिंग का होता है, मेंटेनेंस का होता है, मार्केटिंग का होता है। स्टूडेंट इंडस्ट्री में जाके इन किसी भी फील्ड में जॉब देख सकता है। और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जैसे होती हैं, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, एरोस्पेस इंडस्ट्री है, रोबोटिक्स है, एचवीएसी है, रेफ्रिजरेशन वाली है, एनर्जी फील्ड की उन इंडस्ट्री में स्टूडेंट जॉब देख सकता है। इसके अलावा क्या होता है, मैकेनिक यदि बच्चे का और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद उसको जॉब मिले, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो ब्रांच होती हुई एवरग्रीन प्लेसमेंट का करवाती है। तो स्टूडेंट्स को इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में कहीं पे भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो जॉब नहीं करना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली सक्षम है, वो अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में भी आगे आ सकते हैं। तो इस प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, और बच्चों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही लेनी ओके चाहिए। ओके सर। ओके सर। सर, हमारे साथ डॉक्टर नीलेश जैन सर भी हैं। सर का स्वागत है इस चर्चा में। और तो सर, मैं डॉक्टर नितिन टंगुरिया सर के पास जाना चाहूंगा कि सर, जैसा कि डॉक्टर जैन सर ने अभी बताया कि हमारे बच्चों को मैकेनिकल फील्ड में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, और बहुत से ऐसे करियर और बहुत से ढेर सारे ऐसे स्कोप्स हैं जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकता है। तो सर, एक दूसरा माइंड स्टूडेंट्स के अंदर आता है कि भाई वो ज्यादातर स्टूडेंट सोचता है कि वो कंप्यूटर साइंस में अपना बनाएगा, और वो 12th से जैसा देखता है कि जो हमारी सोसाइटी में ज्यादातर कभी कंप्यूटर्स या आईटी या इन जो नई ब्रांचेज है उनके तरफ वो कोर ब्रांचेज के अलावा वो जाने की कोशिश करता है, कि सोचता है कि इनमें अच्छा फ्यूचर होगा, जबकि वो कई बार अनभिज्ञ रहता है मार्केट और जो ग्राउंड की रियलिटी से। तो सर, डॉक्टर नितिन सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि what are the different kinds of career in mechanical engineering, जिससे कि उन डिफरेंट कैरियर्स वो स्टूडेंट्स हमारा बना सके अपना कैरियर। तो सर प्लीज, आप सर नितिन सर इस पे थोड़ा सा फोकस करिए। थैंक यू सर फॉर आस्किंग दिस वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जब अपन मैकेनिकल की बात करते हैं और उसके स्कोप की बात करते हैं, तो आपके लिए पब्लिक सेक्टर ओपन है, प्राइवेट सेक्टर ओपन है। जनरली आप देखें
तो पब्लिक सेक्टर में सॉफ्टवेयर वाला एंट्री इतनी आसानी से नहीं कर सकता, लेकिन मैकेनिकल वाले के लिए पब्लिक सेक्टर में एंट्री बहुत आसान रहती है। दूसरा अपन देखें तो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जैसे आप काउंट करो तो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर मोर इन इंडिया देन सॉफ्टवेयर कंपनीज इफ यू स्टार्ट काउंटिंग दैट। ठीक है, उसके बाद जैसे बच्चा क्या रहता है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, जैसे कि जैन साहब ने कहा कि सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है, तो मैकेनिकल ब्रांच में बच्चे का जो दिमाग करते हैं वो लॉजिकली सोचने के लिए तैयार हो जाता है दिमाग बच्चे का। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ता है तो 8 सेमेस्टर तक वो चीजें क्या आपस में रिलेट होती हुई चलती हैं, तो मिक्सिंग रहती है लॉजिकली। और दूसरा क्या है कि ये सब्जेक्ट जो ब्रांच है ये पूरी की पूरी न्यूमेरिकल ब्रांच है, तो स्किल जो बच्चे की सोचने की डेवलप होती है, किसी चीज को समझने की डेवलप होती है, वो इससे बहुत अच्छे से होती है। दूसरा अपन जैसे बात करें कि भाई सॉफ्टवेयर मार्केट, अभी सब बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर में जाना चाहिए, तो सीन ये है कि आप जैसे TCS देखें, जितनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, एसेंचर है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो वो सब मैकेनिकल के बंदों को भी रिक्रूट करती हैं। उसका कारण ये है कि उनका मतलब खाली ये उद्देश्य नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। भाई जैसे सॉफ्टवेयर उन्हें डेवलप करना है, मान लो टाटा कंसल्टेंसी को सॉफ्टवेयर डेवलप करना है किसी दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए, तो या रोबोट एक बनाने के लिए उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो रोबोट का मैकेनिज्म समझने के लिए या किसी गाड़ी का मैकेनिज्म समझने के लिए उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाए। जैसे आपने गाड़ियां देखी होंगी, आजकल सॉफ्टवेयर बेस्ड गाड़ियां आ रही हैं, तो आप उसको सॉफ्टवेयर को कैसे बताओगे किसी गाड़ी में किस चीज की रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए आपको एक मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, इवन इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। तो सॉफ्टवेयर का एक मतलब अगर देखें अपन तो मैकेनिकल भी उसमें बहुत अच्छे से जाता है और आराम से सेटल होता है। यस सर, यस सर। और साथ में ही कौन से वो बेसिक फील्ड्स हैं डॉक्टर नितिन की जहाँ पे वो मैकेनिकल में डिजाइन फील्ड या ऐसा कुछ जहाँ पे जैसे वो जा सके, मैकेनिकल देखें ना तो कंप्यूटर के साथ जी जी, इंटरडिसिप्लिनरी वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पे स्टूडेंट हमारा अपना कैरियर बना सकता है सर? एक्चुअली मैकेनिकल ब्रांच अगर देखी जाए ना तो बेसिकली मैकेनिकल ब्रांच 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 बेल्ट हैं उसके। एक जैसे अपना होता है प्रोडक्शन बेल्ट, जिसमें आप थ्रू आउट प्रोडक्शन की बात करेंगे। एक होता है थर्मल बेल्ट, मतलब टेम्परेचर का नॉर्मल जो आपने मशीनरी है उस पर क्या इफेक्ट होगा, तो आप पूरा का पूरा थर्मल बेल्ट में कवर करते हैं। और दूसरा होता है डिजाइन पार्ट, जिसमें फोर्सेस किसी बॉडी पे या किसी मशीन पे कितना लगेगा तो उससे डीलिंग करते हैं। तो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसी ब्रांच है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो बच्चा जिस तरफ चाहे उस तरफ खुद को डाइवर्ट कर सकता है और अपना करियर बना सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। सर मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र जैन सर के पास जाना चाहूँगा। जैसा कि सर ने बताया कि जी हम कैरियर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज और हर ग्रेजुएशन वो डिफरेंट एरियाज में अपना कैरियर बना सकता है सर। तो जैसा कि सर ने बोला कि जी वो लॉजिकल नॉलेज होना चाहिए और कुछ तो ऐसे सारे इंजीनियरिंग में कुछ कॉमन नॉलेज है जो एप्टीट्यूड और लॉजिकल है, तो वो तो सभी को हेल्प करेगा। बट सर उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो एक माइंड में जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन आते हैं कि हाउ टू फाइंड अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब इन डिफरेंट एरियाज, ओ- जैसा कि अभी डॉक्टर नितिन सर ने 3 फील्ड्स में बताया। तो सर प्लीज सर। जी 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 सर, जी सर। एक्चुअली क्या होता है, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की चॉइस होती है कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर तरीका आता है कि कैसे वो उसको जॉब मिले। तो स्टूडेंट को पहले अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है या प्राइवेट जॉब में जाना चाहता है, ठीक है ना। एक तरीका हो गया। ग्रेजुएशन करने के बाद एक और ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास रहता है, चाहे तो वो हायर स्टडीज में चला जाए, जैसे MBA कर ले, ठीक है ना, IIM से कर ले, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर ले या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कर ले। तो उसमें क्या होगा, इसका एक क्वालिफिकेशन अपग्रेडेशन होगा, कुछ नॉलेज उसको मिलेगी और स्किल भी अच्छी मिल जाएगी और नो डाउट उसको बाद में निकलने के बाद अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ कि ग्रेजुएशन करने के बाद या तो स्टूडेंट जॉब देख सकता है या हायर स्टडीज के लिए आ सकता है। इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन और ओपन रहता है, जो कि होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। मतलब यदि कोई फाइनेंशियली सक्षम है तो चाहे तो वो अपना बिजनेस भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट एंड द पेरेंट्स, ठीक है ना। अब इसके बाद तरीका आता है कि सपोज स्टूडेंट को जॉब ही करना है, माने उसको हायर स्टडीज में नहीं जाना है, उसको स्टार्ट नहीं करना है, एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है, तो उसको जॉब चाहिए। तो जॉब देखने के लिए वो कोई सा भी जॉब ज्वाइन करे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करे या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कोई जॉब ज्वाइन करे, तो उसके पास कुछ स्किल का होना जरूरी है, जो मैं यहाँ पे कुछ बताने जा रहा हूँ। एक इंजीनियर के पास यदि टेक्निकल नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो उसकी वो डिग्री किसी काम की नहीं होती है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इज दैट he or she should have sufficient
टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल। तो ये नॉलेज और स्किल वो कहाँ पे ले सकता है, अपने ग्रेजुएशन करने के दौरान ले सकता है, अलग से तैयारी कर सकता है। इसको तैयार करने के लिए वो अपने कुछ साथी दोस्तों की मदद ले सकता है, ग्रुप स्टडी कर सकता है, और टेक्निकल नॉलेज को उसको लेना ही पड़ेगा। और कम से कम 1 या 2 सब्जेक्ट जो उसके इंटरेस्ट के होते हैं उसमें उसको थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि कभी भी वो किसी टेक्निकल इंटरव्यू में प्रेजेंट होता है उसको बहुत अच्छे से आंसर कर सके, क्योंकि वो जॉब के लिए जा रहा है। दूसरी चीज होती है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं बोलना चाहूँ, कम्युनिकेशन स्किल से मतलब है, नॉर्मली लोग लेते हैं कि उसकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत होनी चाहिए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो किसी भी लैंग्वेज में किया जा सकता है। बट लेकिन जैसा अपन अपने देश में देखते हैं कि अपने जो बड़ी बड़ी एमएनसी होती हैं जिसमें कि हमारे ग्रेजुएट्स जाके जॉब पाते हैं, उसमें जो कम्युनिकेशन होता है मोस्टली इंग्लिश में ही होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हिंदी के साथ साथ जो पास आउट ग्रेजुएट्स हैं वो इंग्लिश की अच्छी से तैयारी करें। उसकी तैयारी करने के लिए वो कुछ सेल्फ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जीडी कर सकते हैं, अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे जाके वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा यदि उसके पास टेक्निकल स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल ठीक भी है, तो एक प्रेजेंटेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब इंजीनियर को टास्क दिया जाता है तो उसको कुछ आंसर रिप्लाई करना पड़ता है। दैट रिप्लाई कैन बी इन रिटन फॉर्म, दैट रिप्लाई कैन बी इन वर्बल फॉर्म ऑल्सो। तो उसको रिप्लाई करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, पीपीटीज में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, और उसकी राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पर्सनालिटी का मतलब, मेरा मतलब कतई नहीं है कि उसकी फिजिक या बॉडी बिल्ड बहुत अच्छी हो, लेकिन जो भी हो वो शाय नेचर का नहीं हो, वो चीज़ों को समझे, उसको जो इंस्ट्रक्शन मिली है उसको रिसीव करे और अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करे। तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, टेक्निकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल और पर्सनालिटी, जो जॉब के लिए जरूरी है। अब बात आती है कि जॉब कैसे ली जाए, तो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जो कि पास मतलब फाइनल ईयर में है या होने जा रहा है या हो चुका है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि वो जिस इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहा है उसकी अपनी टीएनपी सेल होती है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होती है। उस टीएनपी सेल में वो अपने आप को एनरोल करे और वहाँ पे जितनी एक्टिविटीज होती है उन सब में बहुत अच्छी से पार्टिसिपेट करे। क्योंकि होता है कि जो जितने रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, जैसा अपना SIRT सेज ग्रुप है, बहुत अच्छा रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी कंपनीज अपने यहाँ विजिट करती हैं। तो यदि स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो नो डाउट उसके सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। इसके अलावा होता है कि मान लो सपोज किसी वजह से उसको अपनी कॉलेज में जॉब नहीं मिल पाया, तो बड़े बड़े सिटीज लाइक दिल्ली है, गुड़गांव है, मुंबई है, पुणे है, यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट सर्विसेज होती हैं। कुछ कंपनीज होती हैं जो कि प्लेसमेंट सर्विसेज ऑफर करती हैं। उनका कांटेक्ट होता है बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ, और उनके वो HR को हैंडल करती हैं। तो आप अपना बायोडाटा वहाँ भी सबमिट कर सकते हैं, ताकि वो प्लेसमेंट एजेंसी आपको कोई इंडस्ट्री बता सकती है कि भैया इस टाइप की रिक्वायरमेंट आपकी उस इंडस्ट्री में, आप जहाँ के जाके प्लेसमेंट के लिए डॉक्टर क्लियर हो जैन सर, सकते हैं। ओके। ठीक है ना सर? आपके डॉक्टर जैन, आपके द्वारा बताया गया जो ये जितनी सारी चीजें हैं वो डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स को जो एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट ईयर से ही उन सभी को माइंड में ये जो चीजें हैं कि हमें किन किन क्षेत्र में किन किन चीजों पे हमें फोकस करना है और कैसे हमें आगे बढ़ने के लिए फाइनल ईयर में जाने पे जो हमारा करियर बनेगा उसमें हमें टेक्निकल स्किल, हमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, हमारा प्रेजेंटेशन स्किल और बॉडी लैंग्वेजेस, ये सारी चीजें जिस हिसाब से कैसे कैसे आपने इतने शानदार तरीके से सर उसको बताया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी बताई हुई बातें हमारे आने वाले स्टूडेंट्स को जो हमारे कैंपस में या इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो एडमिशन लेंगे उनको डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाली होगी। तो सर मैं इसी बात को लेके डॉक्टर जैन सर के पास, नीलेश जैन सर के पास जाना चाहूंगा कि सर जैसा कि पुष्पेन जैन सर ने बताया कि डॉक्टर पुष्पेन जैन सर ने बताया कि मैकेनिकल स्टूडेंट्स को कैरियर बनाने में किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि हमें अपनी पर्सनालिटी पे काम करना होता है, हमें अपनी ट्रेनिंग प्लेसमेंट में स्टार्टिंग से उसकी क्या एक्टिविटीज हैं उनमें फोकस करना चाहिए, उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, वैल्यू एडिशन कोर्सेज पे ज्वाइन करना चाहिए, और साथ में ही हमें वो सारी स्किल्स जो एसेंशियल स्किल्स हैं जैसे कि प्रेजेंटेशन स्किल है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल है, हमारी टेक्निकल स्किल है, इन सब पे हमें सर काम करने की जरूरत है। तो हमारा स्टूडेंट जब स्टार्टिंग से ही ये माइंड में लेके चलता है तो डेफिनेटली उसका एक सर कैरियर बनता है। तो डॉक्टर नीलेश जैन सर से मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारा जो सेज ग्रुप है भोपाल का, ये जो सेंट्रल इंडिया एक तरह से जो हमारा पूरा ग्रुप में सबसे फेमस ग्रुप है, तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि सर वो हमारा जो सेज ग्रुप है वो और जो SGI है
वो इन इंटर डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज के लिए क्या कर रहा है और क्या यूएसपीज हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को आफ्टर द एडमिशन इन योर कैंपस वो उन्हें कैसे उनके कैरियर में और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज और हर ग्रेजुएशन वो कैसे उनको बेनिफिट पहुंचाएगा। तो सर डॉक्टर नीलेश जैन सर से मैं जानना चाहूंगा कि हमारे सेज ग्रुप और जो एसजीआई की वो क्या यूएसपीज हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनको करने से हमारे कैंपस के अंदर आने वाले छात्रों को उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो सर प्लीज डॉक्टर नीलेश जैन सर। थैंक यू सर, थैंक यू अभिमन्यु सर, थैंक यू पुष्पेंद्र जैन सर और तेंगुरी सर। सर सबसे बड़ी बात जो अभी पीके जैन सर ने बात कही कि आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी जरूरत है, कम्युनिकेशन स्किल की भी जरूरत है, आपको एनालिटिकल रीजनिंग की भी जरूरत है। तो पहले मैं बता दूं कि हमारा जो एसआईआरटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, एसआईआरटी शाह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम सेज ग्रुप और सेज अम्ब्रेला के तहत चला रहे हैं, तो हमारा ग्रुप ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। हमारे पास कम से कम 25 लोगों की टीम है जो इन क्वालिटीज को फोकस कर रही है, इनको टेस्ट करा रही है, इन पे मॉनिटरिंग कर रही है और इनको स्किल डेवलपमेंट करा रही है। हम एक एमकेट नाम का एग्जाम कराते हैं जिसमें हम बच्चे की पूरी पर्सनालिटी को भी चेक कर लेते हैं और उस पर्सनालिटी को देखने के बाद हम उस पर फोकस करते हैं कि उसको किस स्किल की जरूरत होती है। सेकेंड थिंग, जब कंपनी या जब हम एजुकेशन की बात करते हैं कि हम किस कॉलेज में एडमिशन लें, तो एसआईआरटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से आपको सबसे बड़ा फायदा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कि पिछले 5 साल से हमारा डिपार्टमेंट एनबीए क्रेडिट है। मतलब 5 साल से हम एनबीए क्रेडिट डिपार्टमेंट चला रहे हैं। तो जब आप एनबीए क्रेडिट डिपार्टमेंट होते हैं तो आपकी डिग्री इंटरनेशनल लेवल पे वैलिडिटी होती है। आप कहीं भी चले जाओगे, आपका इंस्टीट्यूट पहचाना जाता है इंटरनेशनल लेवल पे भी। सेकेंड थिंग, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले ही हमारा सेज ग्रुप जो सेज यूनिवर्सिटी इंदौर और भोपाल लाया है, उस यूनिवर्सिटीज में हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज ला रहे हैं। मतलब हम अब बच्चे को क्या करेंगे, 2 क्रेडिट या 2 सब्जेक्ट का क्रेडिट हम उसको दूसरी ब्रांच का देंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, आप मशीन डिजाइनिंग मैकेनिकल में पढ़ाते हैं बच्चे को, लेकिन जब मशीन डिजाइनिंग बच्चा पढ़ता है तो उसे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल का नॉलेज की जरूरत भी होती है, क्योंकि उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्या रोटेशन बन रहा है। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल का एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में भी मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन, और आपके मैकेनिकल में मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन में आप उसको अंदर की मशीन कैसे बननी है, लेकिन जब उसको इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई जाना है तो कैसे देनी है। अभी क्या होता था, हम फर्स्ट ईयर में केवल एक सिंपल एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन अगर बच्चा चाहे तो अब वो क्या करेगा, एक सब्जेक्ट मशीन डिजाइन इलेक्ट्रिकल का भी ऑप्ट कर लेगा। जब वो ऑप्ट करेगा उसकी कुछ क्रेडिट हम उसको यहाँ दे देंगे, और वो मतलब उसको 2 डिग्री या ड्यूअल डिग्री प्लस ड्यूअल नॉलेज कहीं ना कहीं हम सेज ग्रुप या सेज यूनिवर्सिटी भोपाल उसको देगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ वो चाहे तो अब एक सब्जेक्ट जावा, एक सी प्लस प्लस, सी या पाइथन, जो उसको लग रहा है, तो वो भी चाहे तो एक एडिशनल सब्जेक्ट लेके करेगा, तो उसको वो एडिशनल नॉलेज उसको मिलता जाएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो डॉक्टर बाद में जैन, आई है। डॉक्टर जैन सर, जैसे हमारे ग्रुप में कुछ एमओयूज हुए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल एमओयूज, तो सर उनके सेज और एसजीआई ग्रुप के बारे में भी आप उन पे थोड़ा सा फोकस दे सके कि वो कैसे हमारे स्टूडेंट्स को बेनिफिटेड करेंगे, कैसे बेनिफिट पहुंचाएंगे, तो स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट हो सकता है सर। कुछ 5-6 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ हमने एमओयू किया है, कुछ हमने कंपनीज के साथ टाई अप किया है। वो जो कंपनीज होंगी वो क्या करेंगी, डायरेक्ट हमारे बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन या उनके लैब प्रैक्टिकल में काम कराएंगे। मतलब जो बच्चे को स्किल आफ्टर प्लेसमेंट चाहिए है, वो स्किल हम पहले से ही उस बच्चे को विद दैट कंपनीज हम उनको दे देंगे, जिससे वो बच्चा स्किल्ड पहले ही हो जाएगा विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। फिर हमने कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप किया है, तो वो जो इंडस्ट्रीज में जब हायर एजुकेशन के लिए अगर बच्चा जाना चाहे तो उसको 100% स्कॉलरशिप के साथ हम उसको बाहर भेज पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। मैं ये मानता हूँ कि आज जो हमने स्टूडेंट्स के लिए ये एक छोटी सी चर्चा रखी, सेज काउंसलिंग टॉक, जो कि हमारे 12th में के बाद जो एडमिशन लेंगे इंजीनियरिंग में, हमारे डॉक्टर पुष्पेंद्र जैन सर, डॉक्टर नितिन टिंगुरिया सर और डॉक्टर नीलेश जैन सर ने डिफरेंट क्षेत्र में अपना अपना विचार व्यक्त किया, जैसे कि स्टूडेंट्स कैसे अपना कैरियर बनाए, किन फील्ड्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहाँ हमारे इंडिया में कैरियर वो बना सकता है, डिजाइन है, थर्मल है और प्रोडक्शन है, और साथ में इंटरडिसिप्लिनरी, जैसा कि डॉक्टर नीलेश जैन सर ने बताया कि इंटरडिसिप्लिनरी भी वो हमारे यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश की है, हमारा सीज ग्रुप, एसआईआरटी ग्रुप। और डॉक्टर पुष्पेंद्र जैन सर ने बहुत अच्छा डिस्कस किया कि कैसे मैकेनिकल के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या
कैसे वो कम्युनिकेशन स्किल और हमारा टीएनपी सेल में कब से वो फोकस करे। डॉक्टर नितिन टिंगुरिया सर ने बताया कि ये डिफरेंट फील्ड्स में, हायर एजुकेशन में कैसे जा सकता है और वो अपना पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब्स में भी कैसे कैसे अपना करियर बना सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल चर्चा है और हम आगे भी इसको लेके आएंगे हम अपने छात्रों के लिए कि इस महामारी और इस जो पैंडेमिक सिचुएशन है पूरी दुनिया में, हम एक दूसरे से फिजिकली हम अपने आप को काउंसिल नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने क्षेत्र, अपने देश के ग्रामीण क्षेत्र से लेके सभी क्षेत्र देशवासियों के जो स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं पहुँच पा रही, वो हम डिजिटल माध्यम से हम उनके तक अपनी काउंसलिंग को पहुंचाएंगे और उनके जो निर्णय लेने की क्षमता होगी, जो डिसीजन लेना होगा करियर में बनाने के लिए, वो उनको हेल्प करेगा। तो सर डॉक्टर पुष्पेंद्र सर धन्यवाद, डॉक्टर नितिन टिंगुरिया सर थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर नीलेश जैन सर थैंक यू वेरी मच इस टॉक में आने के लिए सर। थैंक यू।